हेलो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बिहार एसएससी पीटी एग्जाम 2018। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि बिहार एसएससी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यदि आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से आप लोग इसकी तैयारी में लग जाइए। और इस चैनल के माध्यम से डेली शाम 6 बजे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी और बिहार एसएससी का प्रीवियस शेयर कराया जाता है। तो इस चैनल से आप लोग जरूर जुड़े और अपने तैयारी को मजबूत बनाएं। यदि आप इतना कर लेते हैं तो समझिए कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में रजत क्रांति से जुड़ा है। तो ध्यान रखिएगा कि रजत क्रांति का संबंध किससे जुड़ा है, तो वो है अंडा से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो दुग्ध दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि 26 नवंबर को। ध्यान रखिएगा कि दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा 1 जून को मनाया जाता है विश्व दूध दिवस। तो ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है, तो 1 जून को मनाया जाता है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि भारत में सर्वाधिक कपास की खेती कहाँ होती है, तो गुजरात में होती है। कहाँ पे, तो गुजरात में। ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो गुजरात में होता है। वर्ल्ड में भी कहाँ पे होता है, तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है कपास का। इसके बाद है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया था, तो 1 फरवरी 2014 ईस्वी में लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था, तो 10 दिसंबर 2013 को आया था। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था, 10 दिसंबर 2013 को आया था। और इसे बिहार में कब लागू किया गया था, तो 1 फरवरी 2014 को। इसके बाद क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सा भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ध्यान रखिएगा कि तांबा के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, तो वो है मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश। और मसाला के भी उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो वो है मध्य प्रदेश। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक दूध का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो वो होता है राजस्थान में। ध्यान रखिएगा कि नए आंकड़े के अनुसार सर्वाधिक दूध का उत्पादन कहाँ होता है, तो वो होता है राजस्थान में। इसके बाद ध्यान रखिएगा रेसिडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो जो रेसिडेक्स सूचकांक है किसके द्वारा जारी किया जाते हैं, तो ये किया जाते हैं राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा। ध्यान रखिएगा कि नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। और इसे 2015 में बंद कर दिया गया था और फिर इसे 2017 में लागू कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा कि रेसिडेंस सूचकांक किसके द्वारा जारी की जाती हैं, तो राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा जारी की जाती हैं। कब इसे बंद कर दिया गया था सूचकांक को, 2015 में कर दिया गया था। और फिर इसे कब लागू कर दिया गया, तो 2017 ईस्वी में। इसके बाद है कि बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा कि सिंहेश्वर जो मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है, तो बिहार के मधेपुरा जिला में स्थित है। ध्यान रखिएगा कि किस देवता को समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित है। ध्यान रखिएगा कि सिंहेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तो मधेपुरा में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलिए देखते हैं 8। भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ की गई थी। तो ध्यान रखिएगा कि भारत में पहली बार सौर तालाब की स्थापना कहाँ की गई थी, तो वो किया गया था कहाँ पे, तो गुजरात में किया गया था। ध्यान रखिएगा गुजरात में। इसके बाद ही ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहाँ होते हैं, तो गुजरात में होता है। इसके बाद है कौन सा ज्वालामुखी डोरमंट के प्रकार का है। तो ध्यान रखिएगा कौन सा ऐसा ज्वालामुखी है जो डोरमंट के प्रकार का है, तो वो है माउंट किलीमंजारो। ठीक है, ध्यान रखिए कहाँ पे है ये, तंजानिया में। ध्यान रखिए अफ्रीका के सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो माउंट किलीमंजारो, जो कहाँ पे है, तंजानिया में है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि सुषुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, सुषुप्त। इसके बाद है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखिएगा कि अंकटाड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो वो है जिनेवा में। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1964 ईस्वी में। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि WTO का भी मुख्यालय कहाँ पे है, तो जिनेवा में है। इसके बाद है पाइका आंदोलन के नेता कौन थे। तो ध्यान रखिएगा कि पाइका आंदोलन के नेता कौन थे, तो वो थे बल्थी जगबंधु। कौन थे, तो बल्थी जगबंधु थे। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि ये घटना कब हुआ था, तो 1817 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा कि पाइका विद्रोह कब हुआ था, तो 1817 ईस्वी में हुआ था। किसके विरुद्ध लड़ा गया था, तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ा गया था पाइका आंदोलन। तो कब, तो 1817 में। इसके नेता कौन थे, तो बल्थी जगबंधु थे। इसके बाद है अंगोला की राजधानी कहाँ है। तो जो अंगोला की राजधानी है वो कहाँ पे है, तो लुआंडा में है। ध्यान रखिएगा कि अंगोला की राजधानी कहाँ पे है, तो लुआंडा में है। इसके बाद है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है।
तो ध्यान रखिएगा कि उस समय का क्वेश्चन है, आपको वर्तमान का याद रखना है। तो कौन है? तो अरुण कुमार मिश्र हैं। ध्यान रखिएगा, अरुण कुमार मिश्र कौन से क्रम के हैं? तो 8वें क्रम के हैं। ध्यान रखिएगा, अरुण कुमार कौन से क्रम के हैं? तो 8वें क्रम के हैं। और ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1993 ईस्वी में। और इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त। ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त क्या होते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं। इसके बाद है कि किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी गई? तो ध्यान रखिएगा कि जैक्सन की हत्या कब कर दिया गया था? तो वो किया गया था 1909 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कि जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कब कर दी गई थी? तो 1909 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद है कि स्वतंत्र भारत के पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी? तो ध्यान रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी। ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी कब? तो 1975 ईस्वी में ये कार्यवाहक रक्षा मंत्री बनी थी। ध्यान रखिएगा कि प्रथम महिला कौन सी है? तो वो है इंदिरा गांधी। इसके बाद ध्यान रखिएगा, इसके बाद क्वेश्चन है कि बिहार में मुखिया द्वारा कितनी अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा कि बिहार में मुखिया द्वारा कितने अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जाती है? तो कितने दिनों के बाद बुलाए जाते हैं? तो 15 दिनों के अंदर बुलाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जाती है कितने दिनों के अंदर? तो 15 दिनों के अंदर बुलाई जाती है। ध्यान रखिएगा, इसके बाद है ध्यान रखना है कि ग्राम पंचायत के कार्यालय में 2 महीने में कम से कम एक बार बैठक करना नेसेसरी होता है, यानी अनिवार्य होता है। तो 2 महीने में कम से कम एक बार बैठक होना चाहिए। कितने दिन के अंदर बुलाया जाता है? तो 15 दिन के अंदर बुलाई जाती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिएगा कि स्वराज पार्टी का बिहार में एक शाखा खोला गया था जिसका नाम है स्वराज दल। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे नारायण प्रसाद। ध्यान रखिएगा, कब? तो 1923 ईस्वी में ही इसकी स्थापना की गई था। कहाँ पे? तो बिहार में। तो बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे नारायण प्रसाद। कौन थे? नारायण प्रसाद। और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो अब्दुल बारी सिद्दीकी को बनाया गया था। ध्यान रखिएगा कि अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो नारायण प्रसाद को बनाया गया था। लेकिन सचिव किसे बनाया गया था? तो अब्दुल बारी सिद्दीकी को बनाया गया था। इसके बाद है इन ए फ्री स्टेट की रचना किसने की है? तो ध्यान रखिएगा कि इन ए फ्री स्टेट की रचना किसके द्वारा की गई है? ये किया गया है BS नयपाल के द्वारा। ध्यान रखिएगा, इन ए फ्री स्टेट की रचना किसकी है? तो ये है BS नयपाल की है। इसके बाद है कि इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में आपको याद रखना है कौन है? तो S सोमनाथ हैं। ध्यान रखिएगा, S सोमनाथ हैं। कौन से क्रम के हैं? तो 10वें क्रम के। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि इसरो के मुख्यालय कहाँ पे हैं? तो वो है बेंगलोर। ध्यान रखिएगा, बेंगलोर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? तो वो है नई दिल्ली में। कहाँ पे स्थित है? यानी राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद है कि बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया था? तो ध्यान रखिएगा कि बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में पहली बार कब लागू किया गया था? तो 1995 ईस्वी में लागू किया गया था। इसके बाद है लीपू लेख दर्रा कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा, जो लीपू लेख दर्रा है वो कहाँ पे है? तो वो है उत्तराखंड में है। और कौन कौन से हैं? तो माना दर्रा। ध्यान रखिएगा, माना दर्रा। इसके बाद है नीति दर्रा। तो माना दर्रा, नीति दर्रा और लीपू लेख दर्रा कहाँ पे हैं? तो वो है उत्तराखंड में। इसके बाद है ये तो क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये तो करंट का है। ध्यान रखिएगा कि विश्व वैश्विक शांति सूचकांक में प्रथम स्थान किसका है? तो वो है आइसलैंड का। ध्यान रखिएगा, आइसलैंड का प्रथम स्थान है। इसके बाद है और भारत का कितना स्थान है? तो वो है 126। ध्यान रखिएगा, भारत का स्थान कितना है? तो 126। इसके बाद है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो चोल वंश के शासक राजा राज प्रथम के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा कि चोल वंश के शासक किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था राजा राज प्रथम के द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, चोल वंश के शासक थे। इसके बाद है ध्यान रखिएगा कि बृहदेश्वर का मंदिर कहाँ पे है? तो तंजौर में है। ध्यान रखिएगा, तंजौर कहाँ पे है? तो तंजौर में है।
किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो राजराज प्रथम के द्वारा किया गया था, जो चोल वंश के द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद है कि नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की? तो नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसकी है? तो ये है पिलनी की। ध्यान रखिएगा, पिलनी की है। इसके बाद है कि बाबू वीर कुंवर सिंह, जो 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के किस स्थान से था? तो इनका संबंध कहाँ से था? तो जगदीशपुर से था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है? तो ध्यान रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि पोर्ट ऑफ कॉल का एक बंदरगाह है, तो वो कौन सा है? तो वो है अदन। ध्यान रखिएगा कि कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है? तो वो है अदन का बंदरगाह। इसके बाद है भोजपुरी उपन्यास पूर्वी की धाह पुस्तक की रचना किसने की? तो ध्यान रखिएगा कि भोजपुरी में लिखा गया पहला उपन्यास कौन है? तो वो है पूर्वी की धाह। ध्यान रखिएगा, पूर्वी की धाह किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है जौहर सफिया वादी के द्वारा। ध्यान रखिएगा कि भोजपुरी में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? तो वो है पूर्वी की धाह। इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? तो जौहर सफिया वादी के द्वारा की गई है। इसके बाद है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई हैं? तो ध्यान रखिएगा कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए कितने सीटों का आरक्षण किया गया है? तो किया गया है 38। कितना? तो 38 है। और एसटी के लिए कितना किए गए हैं? तो 2 किया गए हैं। ध्यान रखिएगा बिहार विधानसभा के कुल कितने सीटें हैं? तो 243 है। जिसमें से एससी के लिए कितना है? तो वो है 38 है। और एसटी के लिए कितना है? तो मात्र 2 है। इसके बाद है कि प्राचीन भारत में जोरवे संस्कृति का नाम निम्न में से किस राज्य में उसी नाम की स्थान के नाम पर रखा गया है? तो ध्यान रखिएगा कि जोरवे संस्कृति का संबंध किससे है? तो ये है ताम्रपाषाण काल से। ध्यान रखिएगा कि जोरवे संस्कृति के संबंध किससे है? तो वो है ताम्रपाषाण काल से है। और ये कहाँ से स्थित है, कहाँ पे है? तो वो है महाराष्ट्र में। ध्यान रखिएगा कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन पीडमोंट पठार का उदाहरण है? ध्यान रखिएगा कि कौन सा ऐसा पठार है जो पीडमोंट पठार का उदाहरण है? तो वो है मालवा के पठार। ध्यान रखिएगा, बहुत विविध क्वेश्चन है कि पीडमोंट पठार का उदाहरण कौन सा है? तो मालवा के पठार है। इसके बाद है भारत में सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाला फसल है। तो ध्यान रखिएगा कि पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाला कौन सा फसल है? तो वो है रबी फसल। ठीक है, ये जो पश्चिमी विक्षोभ होता है ये काफ़ी इसको क्या करता है? सहायता करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाला फसल कौन सा है? तो वो है रबी फसल। ये जो क्या होती है काफ़ी उपयोगी होती है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि पाषाण युग में माइक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते थे? तो ध्यान रखिएगा कि पाषाण काल में माइक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते थे? तो मध्य पाषाण काल में। ध्यान रखिएगा मध्य पाषाण युग में। इसके बाद है भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का संबंध निम्न में से किन राज्यों से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा कि 6ठी अनुसूची में, ध्यान रखिएगा कि 6ठी अनुसूची में कितने राज्य हैं? तो वो है 4। कौन कौन से हैं? तो चलिए देखते हैं। देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ध्यान रखिएगा कितने राज्य हैं? तो 4 राज्य हैं। इसके बाद है कि स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी। तो स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी, क्या की थी? तो वो इसका राइट आंसर होगा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश। ध्यान रखिएगा तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, ध्यान रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो टोटल 11 है। कितना है? 11 है। और इसका चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है? तो 51 के क में किया गया है। किस में किया गया है? तो 51 के क में किया गया है। इसके बाद है कौन से भाग में किया गया है? तो भाग 4 के क में किया गया है। ध्यान रखिएगा कि भाग 4 के क में किया गया है। इसके बाद है मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। इन्होंने निम्न में से किस समाज सुधार के लिए कदम उठाया? तो ध्यान रखिए किसके लिए उठाए थे? तो विधवा पुनर्विवाह के लिए। और ध्यान रखिएगा कि भारत में विधवा पुनर्विवाह की जनक किसे माना जाता है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को माना जाता है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। ध्यान रखिएगा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? तो 1856 ईस्वी में आया था। किसके समय? तो लॉर्ड कैनिंग के समय। इसके बाद है भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा कि मदन पुंछी आयोग थी। तो मदन पुंछी आयोग, ध्यान रखिएगा मदन पुंछी
मदन पुंछी आयोग का गठन कब किया गया था? तो 2007 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि इसका संबंध किससे है? तो मदन पुंछी आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध से है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि सरकारी आयोग का गठन भी कब किया गया था? तो ये किया गया था 1983 ईस्वी में किया गया था। ध्यान रखिएगा इसका भी संबंध किससे है? तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध से है। इसके बाद है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बिहार में कब लागू किया गया था? तो ध्यान रखिएगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था? तो 2005 ईस्वी में आया था। और इसे बिहार में कब लागू किया गया था? तो जून 2006 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कि सूचना का अधिकार कब आया था? राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI कब आया था? तो 2005 ईस्वी में आया था। और इसे बिहार में कब लागू किया गया था? तो जून 2006 ईस्वी में। इसके बाद है कि कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो वो कौन सा है? तो गुजरात है। इसके बाद है कि प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 ईस्वी में शुरू की गई थी। ध्यान रखिएगा कि भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो कैलाश श्रृंखला को। ध्यान रखिएगा कैलाश श्रृंखला को कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। इसके बाद है और ध्यान रखिएगा कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को वर्ल्ड। इसके बाद है कि हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा कि मैला आंचल के लेखक कौन है? तो वो है फणीश्वर नाथ रेणु। ध्यान रखिएगा कि इसके मैला आंचल के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु है। इसके बाद है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के उपन्यास के लेखक कौन है? तो वो हैं अरुंधति राय। ध्यान रखिएगा कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसकी है? तो अरुंधति राय की है। इसके बाद है कि जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबलिराज की रचना किसने की है? तो जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबलिराज की रचना किसके द्वारा किए गए हैं? ये किए गए हैं शिलभद्र सूरी के द्वारा किए गए हैं। ध्यान रखिएगा कि भारतेश्वर बाहुबली राज की रचना किसके द्वारा की गई है? तो शिलभद्र सूरी के द्वारा किए गए हैं। इसके बाद है केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया था? यानी सीबीआई का गठन किसके प्रस्ताव के तहत किया गया था? तो गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत किया गया था। ध्यान रखिएगा कब? तो 1963 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कब? तो 1963 ईस्वी में। इसके बाद है कि ग्लम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ध्यान रखिएगा कि ग्लम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा ग्लम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू हैं। ध्यान रखिएगा और इनके हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सा है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके बाद है ध्यान रखिएगा इन्हें चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा चाचा नेहरू के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। इसके बाद है भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो वाणिज्य मंत्री कौन थे? ये थे CH भाभा। ध्यान रखिएगा कि अंतरिम सरकार में वाणिज्य मंत्री किसे बनाया गया था? तो CH भाभा को बनाया गया था। इसके बाद क्या कि जब ये मुस्लिम लीग में शामिल हो गए थे तो इनका स्थान कौन लिए थे? तो वो लिए थे I चुडिगर लिए थे। ध्यान रखिएगा कि जब ये CH भाभा मुस्लिम लीग में शामिल हो गए थे तो इसका स्थान किसके द्वारा लिया गया था? तो I चुडिगर के द्वारा लिया गया था। इसके बाद है ध्यान रखिएगा कि अंतरिम सरकार की गठन कब की गई थी? तो 2 सितंबर 1946 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? तो 2 सितंबर 1946 ईस्वी में। इसके बाद है क्वेश्चन आपका, चलिए तो देख रहे हैं बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा कि बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है? तो वो किए जाते हैं झिझिया। ध्यान रखिएगा कि झिझिया नृत्य के माध्यम से किसकी पूजा की जाती है? तो भगवान इंद्र की पूजा की जाती है। किसके लिए? तो वर्षा कराने के लिए। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा कि पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था? तो वो किया गया था 1965 ईस्वी में किया गया था। ध्यान रखिएगा किसकी अध्यक्षता में? तो के संथानम। ध्यान रखिएगा के संथानम की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? तो पंचायती राज चुनाव समिति का गठन किया गया था 1965 ईस्वी में। इसके बाद है ईरी नहर किसको जोड़ती है? तो जो ईरी नहर है ये किसको जोड़ती हैं? तो ईरी झील और ओंटेरियो झील को जोड़ती हैं। ध्यान रखिएगा कि विश्व के दूसरी सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो वो है ईरी नहर। और ईरी नहर किसको जोड़ती हैं? तो ये जोड़ती हैं ईरी झील और ओंटेरियो झील को। इसके बाद है कि बिहार के पंचायत समिति की सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ध्यान रखिएगा कि पंचायत समिति के
सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होते हैं पंचायत समिति के उप प्रमुख। कौन होते हैं? तो पंचायत समिति के उप प्रमुख होते हैं। इसके बाद है मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा कि मेसाबी की जो खान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा कि मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे? तो यूएसए में। ध्यान रखिएगा यूएसए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो देख रहे हैं मैथ का क्वेश्चन है। इसके बाद है निम्न में से किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? तो आयरन सल्फेट को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा FeS2। ध्यान रखिएगा कि मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? तो आयरन सल्फेट को कहा जाता है, यानी FeS2 को कहा जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का सामान्यतः जो तापमान होता है वो कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन में कितना होता है? तो 310 केल्विन होता है। और सेल्सियस में कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक फल का उदाहरण है? तो वास्तविक फल का उदाहरण कौन सा है? तो वो है आम। ध्यान रखिएगा, आम हो गया। ये सब क्या है? तो वास्तविक फल के उदाहरण है। देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं नाशपाती, सेब, कटहल, ये सभी क्या है? तो ये है क्या है? तो अवास्तविक यानी झूठा फल है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है निम्नलिखित यानी असत्य फल है। जो देख रहे हैं नाशपाती है, सेब है, कटहल है, ये कैसा फल है? तो असत्य फल का उदाहरण है। और सत्य फल का उदाहरण कौन सा है? तो आम है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन सा एक संक्रामक रोग है? तो ध्यान रखिएगा कि जो संक्रामक रोग है कौन सा है? तो वो है काला ज्वर। और ये किसके द्वारा फैलता है? तो सैंड फ्लाई के द्वारा मानव में फैलता है। ध्यान रखिएगा कि सैंड फ्लाई के कारण कौन सा रोग फैलता है? तो वो होता है काला ज्वर। ठीक है। इसके बाद है कि जो देख रहे हैं गंडमाला, ये किसकी कमी से होती है? तो आयोडीन की कमी से। ध्यान रखिएगा यानी जो गलगंड होता है किसकी कमी से होते हैं? तो आयोडीन की कमी से होता है। इसके बाद है एनीमिया किसकी कमी के कारण होती है? तो लोहा के कारण कमी होती है। इसके बाद है बेरी बेरी, तो B1। ध्यान रखिएगा विटामिन B की कमी से। इसके बाद आपका क्वेश्चन है कि मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मिशन इंद्रधनुष का जो मुख्य उद्देश्य है वो है बच्चे और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना। तो ध्यान रखिएगा बच्चे और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है। ये कब योजना शुरुआत किया गया था? तो 2014 इसमें इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन है कि धनुष मिसाइल प्रहार करता है। तो धनुष मिसाइल प्रहार करता है कहाँ से कहाँ तक? तो सतह से सतह पर ये मार करने वाला एक मिसाइल है। कौन सा? तो धनुष। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि इसकी जो मारक क्षमता कितनी है धनुष की? तो वो है 350 किलोमीटर। कितना है? तो 350 किलोमीटर। इसके बाद है कि पहाड़ों पर नाकों से रक्त निकलने का प्रमुख कारण क्या है? तो पहाड़ों से नाक से रक्त निकलने का प्रमुख कारण क्या है? तो वायुमंडलीय दाब का घटना। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटते जाता है। इसी यही कारण है नाकों से रक्त निकलने का। इसके बाद चलिए देखते हैं कि प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव क्या है? तो प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव क्या है? तो वो है मीथेन, जिसका सूत्र होता है CH4। ध्यान रखिएगा CH4। इसका स्रोत क्या है? तो धान की खेत से। ध्यान रखिएगा धान की खेत से और दलदली क्षेत्रों में ये कौन सा गैस पाया जाता है? तो मीथेन गैस पाया जाता है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है? तो ध्यान रखिएगा कि विद्युत का कुचालक कौन सा है? तो वो है हीरा। ध्यान रखिएगा। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है, ध्यान रखिएगा ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है? तो विद्युत का सुचालक होता है। ध्यान रखिएगा कि जो ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन ये जो देख रहे हैं हीरा, ये क्या होता है? दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। ये विद्युत का कुचालक होता है। इसके बाद है कि सबसे अधिक सुचालक कौन सा होता है? तो वो चांदी होता है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अल्टमैन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अल्टमैन के द्वारा 1886 ईस्वी में। और इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो बेंडा के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा बेंडा के द्वारा किया गया था। इसे पावर ऑफ, ध्यान रखिएगा कि कोशिका के शक्तिगृह, ध्यान रखिएगा कि कोशिका का शक्तिगृह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। इसके बाद है एस्परगिलस का इस्तेमाल किसके निर्माण में किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा एस्परगिलस का निर्माण किसके लिए किया जाता है? तो एल्कोहल बनाने के लिए। ध्यान रखिएगा कि एस्परगिल्स का इस्तेमाल किसके निर्माण में किया जाता है? तो एल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है।
इसके बाद है ध्यान रखिएगा एल्कोहल जो होता है किस विधि से बनाया जाता है, तो किण्वन विधि से। किस विधि से, तो किण्वन विधि से बनाया जाता है। इसके बाद है कि निम्न में से किसका उपयोग पनडुब्बियों में किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि पनडुब्बियों में किसका उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है पेरिस्कोप का। ध्यान रखिएगा कि पनडुब्बी में क्या लगाया जाता है, तो पेरिस्कोप लगाया जाता है बाहर की चीज़ों को देखने के लिए। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मान क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मान क्या होता है, तो वो होता है वेबर। ध्यान रखिएगा एसआई मात्रा क्या होता है, वेबर होता है। इसके बाद है बोरेक्स किसका अयस्क है, तो वो है सोडियम का। किसका है, तो सोडियम का अयस्क है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन वास्तविक विलयन का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जल में चीनी का घुलना। ध्यान रखिएगा कि वास्तविक विलयन का उदाहरण कौन सा है, तो जल में चीनी का घुलना। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के शरीर में स्थित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ध्यान रखिएगा कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है आग्नाशय पैनक्रियाज। इसे मिश्रित ग्रंथि। ध्यान रखिएगा कि मिश्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो आग्नाशय को कहा जाता है। और शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है यकृत, लीवर। इसके बाद है क्वेश्चन कि संक्रामक रोग और बाह्य प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाली कोशिका कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा कि बीमारी से रक्षा करने वाली कोशिका कौन सी है, तो वो है ल्यूकोसाइट, जिसे क्या बोलते हैं, यानी WBC। ध्यान रखिएगा WBC को क्या बोलते हैं, तो ल्यूकोसाइट कहते हैं। इसके बाद है अमलगम किस धातु का अयस्क है। तो ध्यान रखिएगा कि अमलगम किस धातु का अयस्क है, तो वो है पारा का। ध्यान रखिएगा अमलगम क्या होता है, तो पारा। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि अमलगम किसके साथ नहीं बनता है, तो लोहा। ध्यान रखिएगा लोहा के साथ अमलगम नहीं बनता है। इसके बाद ध्यान रखिएगा, इसके बाद है जैसे टगस्टन हो गया, प्लेटिनम हो गया, इसके साथ अमलगम नहीं बनता है। इसके बाद है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर आधारित है। तो जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। यह पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है हाइड्रोलिक ब्रेक। इसके बाद है कि दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा कि जो दम्फा है ये टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो ये मिजोरम में है। कहाँ पे है, दम्फा या डम्पा कहाँ पे है, तो मिजोरम में है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो नामदफा है, नामदफा ये कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखिएगा नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन दम्पा या दम्फा कहाँ पे है, तो मिजोरम में। इसके बाद है, इसके बाद क्वेश्चन है आपका, चलिए 2 क्वेश्चन और होगा। इसके बाद क्वेश्चन है कि पानी का पीएच मान क्या है। तो जो पानी का पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो 7 होता है। ध्यान रखिएगा कि उदासीन पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। इसके बाद है क्या, 7 से अधिक जो होता है वो क्या होता है, तो क्षारीय होता है। और ध्यान रखिएगा कि 7 से जो कम होता है उसका क्या होता है पीएच मान, तो वो होता है अम्लीय। इसके बाद है कि श्वसन क्रिया के समय वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो ध्यान रखिएगा कि श्वसन प्रक्रिया में वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो 17% होती है। और CO2 की मात्रा कितनी होती है, तो 4% होती है। ध्यान रखिएगा कि श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी होती है, तो 17% होती है। और उस ऑक्सीजन में 17% ऑक्सीजन कितनी होती है, तो 17% होती है। और CO2 कितना होते हैं, तो 4% होता है। इसके बाद है लुकिंग ग्लास बना होता है। तो लुकिंग ग्लास जो बना होता है किसका बना होता है, तो वो बना होता है समतल दर्पण। ध्यान रखिएगा प्लेन मिरर का बना होता है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो समतल दर्पण होता है इसमें जो प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है, सीधा बनता है। ध्यान रखिएगा आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। ध्यान रखिएगा आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर किसमें प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण में। इसके बाद है कि निम्न में से किसे वृक्षीय मेढक के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि वृक्षीय मेढक के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो है हाइलाटोडा एलिटिस। इसका जो राइट आंसर होगा हैला, राना टिग्रिना, एलिटिस और टोड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हाइला। ध्यान रखिएगा कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हाइला। हाँ हाई होगा, ठीक है। इसके बाद है ध्यान रखिएगा कि वृक्षीय मेढक के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो हाइला को ही जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद है, चलिए इसके बाद नहीं लग रहा है। इसके बाद है, चलिए गन्ने में रेड रॉट बीमारी के होने का कारण क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि गन्ने में रेड रॉट नामक जो बीमारी होता है किसके कारण होता है, तो वो होता है कवक के कारण। ध्यान रखिएगा कवक के कारण ये बीमारी होती है।
तो चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। अगर हमारा पसंद आए वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।